अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीना नहीं चाहता है, तब आप कहोगे शायद नहीं, क्योंकि जीना तो सभी चाहते हैं। और सिर्फ जीना ही नहीं चाहते बल्कि एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, है ना। ह्यूमन डिग्निटी मतलब एक मानवीय गरिमा के साथ कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि वो शान से जिए। तो अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नींद नहीं आती है, तब भी आप कहोगे कि नींद तो सभी को आती है। और ओबियस है, नींद आती है तो फिर सोना भी सभी को पड़ता है। और अब अगर मैं कहूं कि क्या आप आज के इस जमाने में बिना बिजली के रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तब आप कहोगे बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 तक भारत की कुल आबादी के 17% लोग ऐसे थे जिन्होंने बिजली कभी देखी ही नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हमें क्यों बताई जा रही है। तो दरअसल दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड है कि क्या भारत में लोगों को ऐसे राइट्स हैं जो उनकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे। क्या किसी व्यक्ति को चैन से सोने का अधिकार है, और क्या किसी व्यक्ति को बिजली पाने का अधिकार है। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की गई है आज के इस वीडियो लेक्चर में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जिसे सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया गया है तो वो है आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि लॉजिकली अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो सदियों तक सर्वाइव करना होता है, पर बदलते टाइम के साथ साथ सोसाइटी की सोच बदलती जाती है। इसीलिए आर्टिकल 21 का मीनिंग और पर्पस हमने वक्त के साथ साथ इंटरप्रेट किया है। और दोस्तों, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए, बेसिकली आर्टिकल 21 में क्लियरली मेंशन है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो सबसे पहले तो एक चीज अंडरलाइन करिए आपकी, नो पर्सन की यहां पर बात की गई। पर्सन इट मीन सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन बोथ, ठीक है ना। आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो यहां पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दो चीजों से, दो चीजें कौन कौन सी, पहला है राइट टू लाइफ, है ना, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, और दूसरा है पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से केवल और केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट से एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। वो क्या कि जीवन के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को कैसे वंचित कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि उसको मृत्युदंड दे देना, है ना, फांसी के फंदे पर टांग देना। और दूसरा डिस्प्यूट ये क्रिएट हुआ कि पर्सनल लिबर्टी को कैसे वंचित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर क्लियरली देखें तो राज्य किसी भी व्यक्ति को कैसे मार सकता है, यानी कि उसे मृत्युदंड कैसे दे सकता है, कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं। और अभी हाल ही में हमने एक केस भी देखा था कुछ दिनों पहले कि स्वाधीन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि 4 व्यक्ति को एक साथ एक अपराध में हैंग किया गया, है ना, फांसी के फंदे पर टांग दिया गया। निर्भया कांड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये ऐसे ही थोड़े ना हो गया। इसके पहले भी अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो याकूब मेमन का एक मामला था, है ना, कसाब, अफजल गुरु, इन सबको फांसी हुई, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप एक चीज समझ रहे हो, इन सबको फांसी तो हुई, पर फांसी के फंदे तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया। क्योंकि पुलिस ने इन लोगों को जब अरेस्ट किया था तब सभी को पता था, सभी लोग ये जानते थे कि ये लोग ही अपराधी है, यही आतंकवादी है, लेकिन फिर भी इनको हैंग करने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया, है ना। हम नॉर्मली देखते भी है कि भारत में कई लोग नाराज होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आया था कसाब, है ना, आप उसको बैठ के बिरयानी खिला रहे हो। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये सब बेकार की बातें हैं। किसी भी सभ्य देश का कानून किसी भी मुलजिम को खुद को बेकसूर साबित करने के पूरे मौके देता है, और इंडियन सिस्टम भी ये फॉलो करता है, ठीक है ना। इंडियन सिस्टम में कितना भी खराब अपराध हो, उसकी जो शुरुआती हियरिंग होती है ना, मतलब जो ट्रायल होता है, वो सेशन कोर्ट से ऊपर यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे सीआरपीसी में क्लियरली मेंशन्ड है कि सेशन कोर्ट विल बी द हाईएस्ट लेवल, ठीक है ना। सेशन कोर्ट का मतलब होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपराधिक न्यायालय, जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी कहते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय, आपने अक्सर सुना ही होगा। तो हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी आपराधिक मामला सेशन कोर्ट से ऊपर शुरू नहीं हो सकता, है ना, होगा ही नहीं, मतलब वो हाँ खत्म जरूर हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन शुरू नहीं होगा।
तो जो ये लोग कहते हैं अक्सर कि हमारे देश में अपराधियों को छूट मिल जाती है वगैरह वगैरह, तो वो लोग गलत हैं, वो गलत कहते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि प्रोसीजर फास्ट होना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को पूरा मौका दिए बिना ही टांग दे तो ये तो एक अच्छी कानून व्यवस्था का उदाहरण नहीं है ना। तो इसीलिए ये आर्टिकल क्लियरली मेंशन करता है, आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम इस वर्ड को समझते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को। आखिर ये क्या होता है? देखिए, जो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसको हमने लिया है जापान से। वैसे ये फॉलो ब्रिटेन में भी होता है, लेकिन ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमने जापान से लिया है ना। मेनली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो हमने कहाँ से लिया है। तो अगर उसमें जापान ऑप्शन में है तो आप जापान लगा दीजिए, ब्रिटेन अगर ऑप्शन में है तो ब्रिटेन लगा दीजिए, दोनों है तो वो भी लगा दीजिए। लेकिन हाँ, अगर मान लो नहीं, जैसे दोनों एक साथ दे रखे हैं जापान एंड ब्रिटेन, तो आप बिल्कुल लगा दीजिए। लेकिन अगर जापान और ब्रिटेन दोनों दे रखे हैं, फिर आप कंफ्यूजन हो रहे हो, तो आपको जापान ही लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमने लिया है। और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये हमने लिया यूएसए से। तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखिए, क्लियरली कहा गया है कि द जुडिशरी इज नॉट एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि जो जुडिशरी है, उसको जो लॉ बना रही है पार्लियामेंट, उसकी संवैधानिकता का निर्धारण करने का अधिकार नहीं है ना। मतलब उसको जांचने का अधिकार नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मानिए कि दो व्यक्तियों को कोरोना हुआ है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर एक ही है ना। कोरोना किसी को होता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। अब यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो है 80 साल का, 80-90 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसको वेंटिलेटर पर अभी रखा गया है। लेकिन वो मर भी नहीं रहा है और ना ही वो जिंदा है। मतलब इसका मतलब ये है कि उसकी जीने की संभावना लगभग शून्य के समान है। लेकिन ठीक उसी समय जो दूसरा व्यक्ति है वो है बिल्कुल यंग, यानी कि 20-22 साल का एक नौजवान व्यक्ति है। तो ऐसे हालत में उसको भी वेंटिलेटर पर रखना वाजिब है और उसकी जो जीने के चांसेस है वो लगभग 90% है, ठीक है ना। तो ऐसे हालत में क्या है कि सरकार को ये फैसला करना चाहिए, या फिर सरकार ये फैसला कर सकती है कि हम अब चॉइसेस बनाएंगे। लेकिन जब भी कोई ऐसी चॉइसेस बनाएंगे, यानी कि राज्य यहाँ पर जीने का अधिकार छीन रहा है किसी व्यक्ति से, तो पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी और उस लॉ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि हम किसका जीवन छीन रहे हैं, ठीक है। मतलब यूथनेसिया जो आता है, इच्छा मृत्यु, वो भी इसी के अंदर आता है, समझ रहे हो आप। एक अरुणा शानबाग का एक फेमस केस भी हुआ था, तो वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर सरकार किसी के जीने का अधिकार छीनेगी या मारेगी उसे, तो उसको मारने की एक प्रक्रिया जो है कि वो बनेगी, ठीक है ना, एक प्रोसीजर बनेगी। और फिर उसी के आधार पर जो है कि उसको मार सकते हैं, या फिर उसको हैंग कर सकते हैं, या फिर सीधी सी बात है कि उसका वेंटिलेटर छीन सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं मार सकती। तो ये था हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, ये जो है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि द जुडिशरी इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ enacted by the parliament and declare it void if found non consistent with the constitution। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जुडिशरी को इसमें यह अधिकार दिया गया है कि वो केवल पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ का प्रोसीजर ही चेक नहीं करती, बल्कि कानून का सब्सटेंस भी चेक कर सकती है ना। सब्सटेंस का मतलब ये है कि कानून में जो लिखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। और ये चेक करने का आधार होता है कि जुडिशरी नेचुरल जस्टिस या नेचुरल लॉ, इनके सिद्धांतों का वो प्रयोग करती है, ठीक है ना। नेचुरल लॉ का मतलब जो अधिकार प्रकृति ने मनुष्य को दिए हैं, ठीक है ना, तो विधायिका उन्हें ऐसे थोड़ी ना छीन सकती है। इट मीन्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, है ना। जुडिशरी को ये चेक करने का राइट है कि वो उसका जो है कि सब्सटेंस चेक कर सकती है। और अगर जो है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, ठीक है ना, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि वो उसका रिव्यू कर सकती है ना। और अगर रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट का ये लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसे 0 भी डिक्लेयर कर सकती है। सो दैट इज कॉल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझ रहे हो आप। और इसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये हमने लिया है यूएसए से। देखिए, ये जो टर्म है जुडिशियल रिव्यू, इसको हम आने वाले लेक्चर में और भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो इतना डीप है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी है, और कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा डीप से समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 3-4 घंटे सिर्फ इसी लेक्चर में निकल जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मोटा मोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूँ।
हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डीप इतना बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के जो आर्टिकल 21 में यूज हुआ है वो हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने जापान से लिया है ना। तो इस वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट भी ओकर हुए हैं, है ना। अब एक टर्म आता है पर्सनल लिबर्टी। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट केस लॉ समझने पड़ेंगे। पहला है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इस केस में क्या हुआ कि ए.के. गोपालन एक व्यक्ति थे जिनको डिटेन कर लिया गया था, प्रिवेंशन एक एक्ट बना था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है ना। तो उसके अंदर उनको जो है कि डिटेन कर लिया गया। तो उन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया और कहा कि ये जो एक्ट है ये मेरी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ दो केसेस में इन्फ्रिंज हो सकती है। पहला कि अगर कोई फिजिकल रिस्ट्रेंट हो, इसका मतलब यह है कि कोई आपको शारीरिक बाध्यता पहुंचाए, ठीक है ना। और दूसरा यह कि कोई कोर्सन जो का केस होता है उसमें। लेकिन अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही नैरो इंटरप्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। तो इसी के बाद जो है कि एक 1978 में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट केस हुआ जिसका नाम था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। देखिए, इस केस में क्या हुआ कि मेनका गांधी का एक पासपोर्ट था, वो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, सीज कर लिया बिना कोई रीजन के। अब गवर्नमेंट के इस एक्शन को मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि मेरा पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंचमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पर्सनल लिबर्टी एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, ये केवल फिजिकल रिस्ट्रेंट या फिर कोerसन से ही इन्फ्रिंच नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में जो ए.के. गोपालन का नैरो व्यू जो था उसको ओवररूल किया गया और यहां से आई हमारी पर्सनल लिबर्टी की एक वाइडर डेफिनेशन। और अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी प्रोसीजर, कोई भी लॉ है जिसे पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करना है, ठीक है ना, तो उस लॉ को पास करना होगा टेस्ट ऑफ रीजनेबल, यानी कि मतलब उस प्रोसीजर को होना चाहिए जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, है ना। तो ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी केस के बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, एंड जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह गया था, ठीक है ना। और आर्टिकल 21 में दोनों ही लगभग इंक्लूड होने लगे थे। तो ये था हमारा आर्टिकल 21, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल आपने सुना भी होगा। देखिए, किसी भी देश के विकास में हमेशा से शिक्षा का एक विशेष महत्व रहा है, ठीक है ना। और यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे भारत देश में भी जो है कि ईयर 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ जिसे नाम दिया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आर्टिकल 21A को इसमें इंसर्ट कर दिया गया जो कहता है कि द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना। इसका मतलब ये है कि राज्य विधि बनाकर, मतलब कोई भी कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करवाएगा, ठीक है ना। और इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में एक एक्ट पारित किया गया, है ना, RTE एक्ट, और इसे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। देखिए, RTE एक्ट बना 2009 में था, लेकिन इसको इनेक्ट कब किया गया? 2010 में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने 2013 में एक फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया, है ना। द पार्लियामेंट passed द फूड सिक्योरिटी एक्ट इन 2013 एंड इंक्लूडेड इट एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। देखिए, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था, इसका उद्देश्य यह था कि गरीब से गरीब व्यक्ति, महिला और बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। यानी कि उनकी फूड से रिलेटेड जरूरतें जो है वो पूरी हो जाए। हम देखते भी है कि गरीबों को 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल मिलते हैं। तो ये इसी एक्ट के तहत आया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, इस वीडियो को चाहे कोई स्टूडेंट देख रहा हो या फिर कोई एक नॉर्मल पीपल, है ना, आम आदमी, कुछ ऐसे राइट्स है जो हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, यानी कि अपराधी के संबंध में कुछ प्रोटेक्शन है वो इनकी बात करता है। तो इसमें पहला है राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, है ना। इसका मतलब ये है कि सामान्य अपराध में किसी भी अपराधी को बिना किसी आधार के हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है ना। क्योंकि यार, किसी भी व्यक्ति को अगर हथकड़ी लगा के वहां से लेकर जाएंगे जबकि उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ उस पर आरोप लगाया भी, लेकिन पुलिस अगर उसको हथकड़ी लगा के लेके जाएगी तो उसकी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज होगा इसमें तो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
उसने उसके पड़ोसी की बकरी चुरा ली, ठीक है। अब पड़ोसी गया थाने, उसने शिकायत कर दी, पुलिस आई। अब पुलिस उस व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि उसने शिकायत की है, जबकि उस पर आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर अगर हथकड़ी लगाकर लेकर जाती है तो उस व्यक्ति की एक गरिमा जो है, मर्यादा, वो भंग होती है, ठीक है ना। तो इसलिए पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा है राइट टू स्पीडी ट्रायल। इसका मतलब यह है कि जो मुकदमा चल रहा है अपराधी के संबंध में, उस पर जो है कि शीघ्र विचार हो सके, है ना। तो स्पीडी ट्रायल का भी उसको राइट है। तीसरा है राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, लेकिन इसका पालन हमारे यहाँ पर नहीं होता है, वो एक अलग बात है। इसका मतलब यह है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक यांत्रणा नहीं दी जा सकती, है ना। मतलब पुलिस उसको मार नहीं सकती, टॉर्चर नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस तो ऐसा करती है, हम देखते ही हैं। तो ये एक अलग बात है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक फांसी नहीं दी जा सकती, ठीक है। उसको एक जेल के अंदर बिल्कुल नियम कायदे के अंदर ही उसको फांसी दी जा सकती है। और अगला है राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। क्या बात है, मतलब किसी भी व्यक्ति को फांसी देर से नहीं दे सकते आप। जो टाइम एक जो है कि निर्धारित किया गया है, डिसाइड किया गया है, उसी के अंदर उसको फांसी जो है कि देना पड़ेगी आपको। अगर आपने बाद में उसको फांसी दी तो ये उसके इस आर्टिकल का वॉयलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है राइट टू प्राइवेसी। देखिए इसमें कहा गया है राइट अगेंस्ट फोन टेपिंग, यानी कि स्टेट किसी भी व्यक्ति का फोन टेप नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मैटर है ना, क्रिमिनल मैटर है या फिर कोई सा भी मैटर है, अगर वो बहुत बड़े लेवल पर है तो उसमें कर सकती है। सीबीआई जांच अगर करती है तो वो करते भी है फोन टेप, लेकिन नॉर्मल मैटर में किसी का भी फोन टेप नहीं कर सकती स्टेट, ठीक है ना, क्योंकि ये उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट डीएनए टेस्टिंग इन लीगेसी इश्यू। लीगेसी इश्यू मतलब एक पैतृक जो विवाद होता है उसमें डीएनए टेस्ट के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है पुलिस इंट्रूशंस इन समबडीज होम इन नाइट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वॉयलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। देखिए पुलिस किसी भी व्यक्ति के घर में रात में नहीं घुस सकती, है ना, उसे बिना कोई पूर्व सूचना दिए। और अगर पुलिस ऐसा करती है तो उस व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर, हाँ, उसका बहुत ही ज़्यादा जो है कि हैजार्डियस अगर ऑफेंस है तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है ना। जब हम कानून पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं कि कितने टाइप के ऐसे जो है अपराध होते हैं। तो जो नॉर्मल मैटर होता है उसमें पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है ना। और जो आधार कार्ड का एक इश्यू है ना, कि आधार कार्ड जो कंपलसरी किया गवर्नमेंट ने, तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि आधार कार्ड भी क्या है, एक हमारी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन ही है वो, क्योंकि आधार कार्ड से आजकल सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है किसी भी इंसान के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और भी राइट्स की जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें। राइट टू गेट मिनिमम वेजेस फॉर वर्क, यानी कि न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को काम के बदले मतलब एक लिमिटेड अमाउंट फिक्स किया जाएगा कि उससे कम तो उसे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। राइट अगेंस्ट द फिजिकल हरासमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ पुअर पर्सन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेप्थ, यानी कि कर्ज या उधारी अगर कोई व्यक्ति वापस नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो उसको स्टेट बंदी नहीं बना सकता या फिर उसको शारीरिक कोई यांत्रणा नहीं दे सकता, ठीक है ना। उसको यह अधिकार है कि वो इसके अगेंस्ट में जा सकता है, ठीक है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। देखिए किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है, उसको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ हवा जो है कि लेने का अधिकार है। अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पे रह रहे हो या फिर उसके बगल में या पास में कोई इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ का अगर कुछ गंदा पानी आपके यहाँ आता है तो बिल्कुल आप जा सकते हो कोर्ट, है ना, उसके अगेंस्ट में, क्योंकि आपका ये अधिकार है। फिर आता है राइट टू ट्रेवल अब्रोड, मतलब आप कहीं पर भी घूम सकते हो, विदेश जा सकते हो, लेकिन हमने देखा था आर्टिकल 19 में, है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। उसके बाद आता है राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको बिजली प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप घर में रह रहे हो कहीं पे सिटी में, वहाँ पे 2-4 मिनट के लिए बिजली चली गई तो आप चले जाओगे कि नहीं ये हमारा जो है कि वॉयलेशन हुआ राइट का, तो ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा गाँव है जहाँ पर कई टाइम से बिजली नहीं है या फिर जहाँ पर बिजली है ही नहीं, कभी आई ही नहीं, ठीक है ना। हमने देखा था अभी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 17% पॉपुलेशन ऐसी है जिसने कभी बिजली को देखा ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर अगर बिजली नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट से मत कहिए, है ना, किसी भी नेता के पास मत जाइए, सीधे आप कोर्ट में जाइए और एक PIL फाइल कीजिए, ठीक है ना। तो ये हम आगे और भी देखेंगे अच्छे से डीपली।
उसके बाद में आता है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। देखिए इसमें सीधा सा कहा गया है कि किसी भी महिला जो है ना, उसको कार्यालय में उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है ना, उसके साथ यौन दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वो उसके खिलाफ भी जो है कि जा सकती है कोर्ट। राइट टू हेल्थ एंड टाइमली मेडिसिन ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो हमें देते ही है, स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करवाती है हमें गवर्नमेंट। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, ठीक है ना, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है ना, जैसे कि जो गवर्नमेंट निःशुल्क पैसे डाल रही है अभी जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में 500 रुपये, तो वो आपको पाने का अधिकार है। उसके बाद में राइट टू शेल्टर, शेल्टर का मतलब क्या है कि आपको एक आश्रय प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है ना, घर। फिर आता है राइट टू वर्क, यानी कि काम पाने का अधिकार, है ना, जैसे कि हम देखते भी है मनरेगा एक गवर्नमेंट की स्कीम है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इसके तहत गवर्नमेंट जो है कि रूरल जो है कि एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। लास्ट आता है राइट टू स्लीप, यानी कि सोने का अधिकार। देखिए ये जो आर्टिकल है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कहीं पर भी जो है कि इसको लागू कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ बहुत ही मज़ेदार। मानिए आप घर में सो रहे हो, ठीक है, और आपको पेरेंट्स ने जगा दिया सुबह सुबह कि चलो उठो बहुत टाइम हो गया, तो आप उसके खिलाफ क्या कोर्ट जा सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट के खिलाफ जा सकते हो, अगर स्टेट ऐसा करता है तो आप जा सकते हो, लेकिन वो तो पापा मम्मी वो तो ऐसा कर ही सकते हैं। देखिए एक मज़ेदार केस हुआ था, आपको शायद पता होगा, रामलीला मैदान में जब रामदेव जी के साथ कुछ हुआ था, आपको पता होगा, मैं उसको ओपनली नहीं बोलना चाहता। तो वहाँ पर रामदेव जी को ये पता था क्या कि राइट टू स्लीप इज़ आवर फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, तो उन्होंने इसी बेसिस पे जो है कि कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और फिर वो केस चला आगे। तो ये सारे के सारे राइट्स थे जो हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ भी आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, है ना। और अगर ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।